हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ाऊँगी यूपीएससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2 करवाए जा चुके हैं और ये सेट नंबर 1 भी करवाया जा चुका है। आज सेट नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ सूची मिलानी है आपको। ये शासनकाल की जो मुख्य घटनाएँ हैं, ठीक है? इसमें सूची मिलानी है। तो 1564 में हुआ था जजिया का उन्मूलन, ठीक है? और 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। तो वन का सी किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है? और मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सी, डी और थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का बी और फोर्थ का ए। उत्तर हमारा सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ये होता क्या है। 1564, 75, 1579 और 1582 ये बात हो रही है अकबर के टाइम की। ये अकबर के टाइम की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये अकबर के समय ही लगाए गए होंगे। तो शुरुआत करते हैं जजियागढ़ से। तो जजिया का जो उन्मूलन है वो सबसे पहले अकबर द्वारा ही करवाया गया था। उन्मूलन मतलब समाप्त करना, ठीक है? जजिया होता क्या है? जजिया क्या होता है? जजिया एक धार्मिक कर है और ये मुस्लिम राज्य में जो गैर मुस्लिम रहते थे, लोग रहते थे, उन पर ये लगता रहता था। जब वो जजिया कर देते थे तभी वो वहां पे रहने लायक होते थे। अब बात की जाए भारत में, तो भारत में जो इसके जो प्रथम साक्ष्य हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत की जो देवल में है, देवल में जजिया कर जो है पहली बार लगाया था, देवल में। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक थे। उन्होंने क्या करा था? अच्छा, जो पहले जजिया कर लगता था उसमें क्या था कि खराज निकाल दिया जाता है। खराज मतलब जो ब्राह्मणों पर जो लगता है कर, ठीक है, वो निकाल दिया जाता था, उसके बाद लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था, ठीक है? उसके बाद ही 1564 में अकबर, ये पहले ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। बात करते हैं अब इबादत खाने की। इबादत खाने की स्थापना जो है ये अकबर द्वारा ही करवाई गई थी। इबादत खाने को क्या कहा जाता था? पूजा का घर, ठीक है? और ये स्थापना कहाँ कराई थी अकबर ने? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में करवाई थी, ठीक है? और जो इसका उद्देश्य क्या था कि जो विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक जो नेता है उनको इकट्ठा करना था, ठीक है? और उन्हीं के लिए बनाया गया था ताकि क्या हो सके कि जो ये धार्मिक संबंधित जो शिक्षा है, शिक्षाओं पर चर्चा हो सके। मजहर की उद्घोषणा, मजहर की बात की जाए तो ये इसको क्या और क्या कहते थे? मजहर को अमोघ व्रत भी कहते थे। अमोघ व्रत, जिसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता था कि अगर कभी किसी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद हो, कि स्थिति मतलब प्रकट हो जाए, तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा और वही फैसला सबको क्या होगा? स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है? ये मजहर का उद्देश्य या इसकी जो घोषणा थी ये हुई थी। अगला है दहशाला सिस्टम। दहशाला सिस्टम ये लागू किया गया था, अकबर के द्वारा ही लागू किया गया था। और इसमें क्या होता था दहशाला व्यवस्था में कि जो इसमें जो पिछले 10 साल में जो उत्पादित वस्तु मतलब विभिन्न फसलें जो होती थी, ठीक है, उनके औसत मूल्य की गणना करके और औसत पैदावार का जो 1/3 मतलब 1/3 भाग जो होता था वो राज्य को दे दिया जाता था, ठीक है? और इतिहासकार जो थे उस टाइम के, उनका विश्वास क्या था कि ये जो मूल्यांकन की विधि है ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है? लेकिन इस व्यवस्था की जो शुरुआत है वो किसने की थी? वो शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शेरशाह या अकबर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने ही अपने सिक्कों पर एक और क्या करवाया था? कलमा जो था वो संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत अनुवाद जो था इसका अव्यक्त मेकम, संस्कृत में अगर इसका किया जाए तो अवक्त मेकम अवतार,
यह अंकित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। बताना तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था। तो ये जो तक्कोलम का युद्ध है, ये ऑप्शन नंबर बी, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये? 949 ईस्वी में। ठीक है, ये हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? जो राष्ट्रकूट नरेश थे, राष्ट्रकूट नरेश कौन थे? कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय और चोल वंश के शासक परांतक प्रथम, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि जो ये चोल शासक थे परांतक प्रथम, ये बुरी तरह से पराजित हुए थे। अच्छा, राष्ट्रकूटों की जो विजय में, कृष्ण तृतीय की जो विजय दिलाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो उनके सेनापति जो मरलेर थे, इनका मरलेर। ठीक है, ये और गंगराज भुगुत, इनकी सहायता से जो था राष्ट्रकूटों ने विजय प्राप्ति की थी। और जिसमें क्या हुआ था, जिसमें क्या था कि जो चोल युवराज थे राजादित्य, ठीक है, इस युद्ध में ये मारे गए थे। इसके बाद राष्ट्रकूट जो कृष्ण तृतीय थे, ये जो गए थे चोल को जीतने के लिए, चोल राज जीतते जीतते ये कहाँ पहुंच गए थे? ये पहुंच गए थे रामेश्वरम। ठीक है, जहां पे इन्होंने अपना विजय स्तंभ स्थापित किया था रामेश्वरम में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। ठीक है, ये अर्धमागधी है। जैनों ने जो आरंभ में क्या होता है, जैनों ने मुख्यतः जो ब्राह्मणों की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया था। और अपनी धर्मोदेश के लिए आम लोगों की जो उस टाइम आम लोगों की जो भाषा थी, अर्धमागधी भाषा, ठीक है, या प्राकृत भाषा, उसको अर्धमागधी जो प्राकृत भाषा थी, इसको अपनाया गया था। ठीक है, इसीलिए जो इनके ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ जो है ये भी अर्धमागधी भाषा में ही लिखे गए। ठीक है, इन ग्रंथों को 6वीं शताब्दी में गुजरात का एक बल्लभी स्थान है। ठीक है, वहां का एक विद्या केंद्र है, वहां पे इसको संकलित किया गया। चलिए नेक्स्ट, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे गुफकराल, बुर्जहोम, मार्तंड में या मेहरगढ़ में? तो इसका उत्तर है बुर्जहोम। जो गुफकराल और बुर्जहोम है, ये दोनों ही स्थान, ठीक है, ये नवपाषाणी संस्कृति के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो बुर्जहोम है, इसकी जो खोज है, इसकी खोज 1935 में हुई थी। और किसने की थी? टेरा और पीटरसन द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले थे। ठीक है, और सावधान के उदाहरण मिलते हैं। इनमें ये पता चला था कि मनुष्य के साथ साथ यहाँ पर क्या था? कुत्ते भी दफनाए गए थे। ठीक है, कुत्ते दफनाने की जो प्रथा थी यहाँ प्रचलित थी। और ये नवपाषाणकालीन जो है भारत में और कहीं भी प्रचलित नहीं थी ये प्रथा, जो कि बुर्जहोम में प्रचलित थी। बात करते हैं गुप्तकराल। गुप्तकराल में क्या है? यह गुप्त का मतलब हो गया गुफा, और कराल का मतलब हो गया कुम्हार। तो इस हिसाब से इसका स्थान हो गया, इसका अर्थ हो गया कुम्हारों का निवास स्थान, जो गुफाओं का क्या करते थे? उपयोग करते थे। ठीक है, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बनमीर गांव, ये वहां पर स्थित है। ये कश्मीर की सबसे पुरानी गुफा है। बात करते हैं हम मार्तंड, जो कि सूर्य का पर्यायवाची होता है, मार्तंड। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची, इसका मतलब मार्तंड ये जम्मू कश्मीर में ये भी था। जम्मू कश्मीर में मार्तंड यानी कि सूर्य मंदिर, वहां पे अनंतनाग जिला था, एक अनंतनाग जिला, जहां पे हिंदू देवता सूर्य जी की स्थापना की गई थी, उनको ये मंदिर समर्पित था। इसकी जो स्थापना है ये 8वीं शताब्दी में जो करकोटा वंश के तहत जो कश्मीर के
कश्मीर के थर्ड, ठीक है। तीसरे कौन थे? महाराजा थे, महाराजा ललितादित्य, ललितादित्य मुक्ता, मुक्ता पिता, ठीक है। इनके द्वारा इसका क्या कहते, इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में क्या होता, कश्मीर शासक था मोहम्मद शाह शीरी, मोहम्मद शाह शीरी। इसने क्या करा था, इसको गिरवा दिया था। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित नवपाषाणी युग स्थल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रेजेंट में कहाँ है? प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नाम से हम इसको जानते हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध था? ये कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन के संबंधित साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, ठीक है। ये इसलिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ये क्या था? इसके अंदर क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसमें क्या था, 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों का बोर्ड। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, तो ये क्या था? ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित क्या था, पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था ये, ठीक है। इसमें कंपनी के जो अधीन लाए गए एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां थी। सेटलमेंट अधिनियम, सेटलमेंट अधिनियम के अंतर्गत हर वो व्यक्ति जो कि कैथोलिक था या फिर किसी कैथोलिक व्यक्ति के संग उसका विवाह हुआ था, ठीक है, उसे ब्रिटिश सिंहासन पर मतलब अधिकार नहीं था, उसको अधिकार से वंचित कर दिया था ब्रिटिश सिंहासन पर बैठने का। साथ ही यह अधिनियम और भी क्या कहता है कि विदेशियों का जो ब्रिटिश सरकार में हस्तक्षेप था और शासक का जो संसदीय कार्य में हस्तक्षेप था, उस पर भी काफी रोक और सीमाएं भी इसमें क्या कहते लगाई गई थी। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारडोली, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से कब शुरू हुआ था? ये 1930 में शुरू हुआ था, जो नमक आंदोलन के बाद ही शुरू हुआ था। नमक आंदोलन शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ गांधी जी द्वारा इसकी यात्रा शुरू की गई थी। और इसको ये जो इसकी समाप्ति है, ये कहाँ हुई थी? दांडी पर जाकर नमक को हाथ में उठाकर इस नियम का उल्लंघन किया गया था, और वहीं से ही स्टार्ट हुआ था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जिसके अंतर्गत पहली बार क्या था, विनोबा भावे जी को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, बारडोली सत्याग्रह क्या होता है? बारडोली सत्याग्रह ये किसके साथ? ये सरदार पटेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसमें सबसे पहले इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहां की महिलाओं द्वारा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह है, जो 1917 में हुआ था। गांधी जी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो वहां के किसानों के लिए था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत 1920 से होती है, 1919 भी कहते हैं, 1920 से हुई थी इसकी शुरुआत, जो कि 1922 तक चली थी। लेकिन हुआ क्या था, ये असहयोग आंदोलन कब बंद हो गया था? जब चौरी चौरा 1922 में हुआ था, चौरी चौरा कांड, ठीक है। ये गोरखपुर में हुआ था, जगह है जहाँ चौरी चौरा, वहां पे क्या हुआ था कि वहां के एक जेल में जो ब्रिटिश के जो सिपाही थे, उनको वहां जब भीड़ जो थी उग्र हो गई थी, जब ये आंदोलन असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो भीड़ उग्र हो गई थी और उस जेल में वहां पे सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था। जिसके बाद गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी के जो जितने भी आंदोलन थे वो अहिंसा की ओर ले जाते थे, ठीक है, उनका जो मतलब मुख्य उद्देश्य था वो अहिंसात्मक था। लेकिन जब ये हिंसा हुई तो इस वजह से इस आंदोलन को यहाँ पर 1922 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार
कब हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1916। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 में शुरू 13 अप्रैल 1919 में शुरू हुआ था। जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, किचलू और सत्यपाल, ठीक है। इनके विरोध में क्या हो रहा था कि वहां पे एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था अमृतसर जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो वहां पे उपस्थित जो अंग्रेज जनरल डायर था, ओ डायर था, इसने बिना किसी चेतावनी के वहां पे क्या किया था, वहां पर भीड़ पर गोली चलवा दी थी, ठीक है, जिसमें लगभग कहा जाता है लगभग 1000 लोग मारे गए थे, जबकि रियलिटी में ज्यादा ही थे, लेकिन अनुमान लगा जाता है कि 1000 लोग वहां मारे गए थे। और इसके विरोध में ही क्या हुआ था, इस विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है, वापस कर दिया था। और शंकर नायर जो ने वायसराय की कार्यकारिणी से भी त्याग, जो शंकर नायर थे इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1919, 1910, 1911 या 1912? तो उत्तर हो जाएगा 1911। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो लॉर्ड कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजित कर दिया गया था। और उसके बाद जब 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम, ये क्या थे? जॉर्ज फिफ्थ, ये इंग्लैंड के क्या बने थे? सम्राट बने थे, ठीक है। और इसी के बाद ये अपनी महारानी मैरी के साथ क्या हुआ था, 1911 में भारत आए थे, जहां पे दिल्ली दरबार, यहीं पे दिल्ली दरबार सजा था। दिल्ली दरबार इनके स्वागत के आगमन हेतु यहाँ पे दिल्ली दरबार सजाया गया था। और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को विभाजन को रद्द करने का घोषणा हो गई थी। इसी के बाद ही 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी घोषित भी किया गया था। नेक्स्ट है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? महालवाड़ी प्रथा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से, ठीक है। महालवाड़ी प्रथा जो है ये कहाँ लागू थी? ये लागू थी संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी, ठीक है। इसमें क्या था कि इसके अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं, बल्कि महाल मतलब क्या होता था? जागीर का एक भाग, ठीक है, वो होता था। मतलब इसके अंतर्गत 30% भूमि जो है शामिल थी। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील, अमेजन, कांगो या मिसिसिपी या मिसौरी। तो अफवाह क्षेत्र की बात की जाए तो उस हिसाब से अमेजन नदी सबसे बड़ी कही जाती है, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी, जो अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी कही जाती है। लेकिन विश्व की नदियों में सबसे बड़ी नदियों की बात की जाए तो नील नदी सबसे बड़ी होती है। लेकिन जब अफवाह तंत्र की बात की जाए तब आप क्या लगाएंगे? अमेजन नदी। कांगो नदी ये भी अफ्रीका में पाई जाती है, और ये विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, वो 2 बार काटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो नदी या जायरे भी कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है, प्रधान यमुनोत्तर ध्रुवतीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अर्ध महासागर में, घाना में, मोरक्को में या प्रशांत महासागर में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान यमुनोत्तर, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, ये एक दूसरे को क्या है? अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर कहते हैं, काटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर, दिसंबर। तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है,
ठीक है। और ये कहाँ से आता है, ये उत्तर पश्चिम से आता है, भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से लौटता हुआ मानसून भारत में प्रवेश करता है। और तमिलनाडु में सबसे अधिक बारिश इसी इसी लौटते हुए मानसून से होती है, जो कि नवंबर और दिसंबर में होती है। और ये इसका जो ये जो लौटता हुआ मानसून है, ये कहाँ बनता है, ये भूमध्य सागर में उठे हुए चक्रवात से ये बनता है। ठीक है। अच्छा, ये लौटता मानसून है, तो हम ये बताएंगे कि मानसून जो जाता है वो कहाँ से प्रवेश करता है भारत में। तो भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम यानी कि केरल से ये जून के पहले सप्ताह में प्रवेश करता है मानसून। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान या झारखंड। तो और उत्तर हो जाएगा पंजाब ना होके हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, ठीक है, स्पर्श करता है, लेकिन पंजाब जो है ये स्पर्श नहीं करता। जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों ही उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मैप बहुत अच्छे से नहीं बना है लेकिन समझ जाइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर में ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहां से नेपाल की सीमा लगती है। जबकि दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्व में ये बिहार और झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। जबकि पश्चिम में किससे करता है, हरियाणा और एक यूटी, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं इतने प्रदेशों, टोटल 9 प्रदेशों से ये अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से 8 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, टोटल 9 प्रदेश जो है इनसे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा जो है साझा करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो सीमा स्पर्श होती है, सबसे ज्यादा सीमा वो मध्य प्रदेश से होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला वो कौन सा है, सहारनपुर है। उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे पूर्वी जो है वो बलिया है। पश्चिमी सबसे कौन सा है, पश्चिमी शामली है। और सबसे दक्षिणी में सोनभद्र। और सोनभद्र जो जिला है ये सबसे ज्यादा प्रदेशों से स्पर्श करता है, ये 4 प्रदेशों से स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। वृद्धि दर जनसंख्या कितनी रही है, उत्तर हो जाएगा 20.09। ठीक है, 20.09% जिसकी दशकीय वृद्धि है वो 2001 से 2011 के मध्य रही है। और जो देश की वृद्धि दर कितनी रही है, पूरे भारत की बात कर रही हूँ, ये तो यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 17.07%। ठीक है, पूरे भारत की वृद्धि दर। क्वेश्चन है, विशेष इकोनॉमिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की घोषणा की गई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, और इसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जिसकी घोषणा अप्रैल 2000 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, इसकी घोषणा जो है 2000 में हुई थी, और इसकी जो शुरुआत है भारत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें निर्यात पर जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी
कस्टम ड्यूटी हो या फिर एक्साइज ड्यूटी हो, ठीक है, या आयकर हो या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो, ठीक है, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो, ये कुछ भी जो है नहीं लगता है, ये कुछ भी नहीं लगता है। नेक्स्ट है अदृश्य निर्यात, यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित अनरिकॉर्डेड सामान का निर्यात या तस्करी से सामान का निर्यात। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। ठीक है, अदृश्य निर्यात, इसमें हम जानते हैं अदृश्य मत होते क्या है। अदृश्य मत का अर्थ होता है कि जिनकी प्राप्तियां तथा भुगतान वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की तरफ बंदरगाह पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते, बंदरगाह पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, इन्हें ही क्या कहा जाता है? अदृश्य मत कहा जाता है। भुगतान संतुलन दो तरह से होता है, तब आप समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। भुगतान संतुलन दो तरह से होता है, दो भागों में बटा है, जिसमें से एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। ठीक है, तो जो चालू खाता, ठीक है, चालू खाता है, इसको ही दो भागों में बांटा गया, दृश्य खाता और अदृश्य खाता। ठीक, दृश्य खाता क्या होता है? दृश्य खाता वो होगा जो व्यापार खाता, ये इसमें क्या होता है? इस खाते में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को क्या करना? प्रदर्शित किया जाता है। दृश्य मतलब क्या होता है? दिखाना, ठीक है। और अदृश्य में, अदृश्य मतलब छुपाना उसको, ठीक है। तो अदृश्य मत में यही होता है कि जो आयात निर्यात होते हैं, ठीक है, अदृश्य खाते में जो आयात निर्यात होते हैं, न केवल वस्तुओं के आयात निर्यात शामिल होते हैं, बल्कि इसमें मदों, ठीक है, मदों और एक पक्षीय हस्तांतरण यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर भी इसमें प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें जो आयात निर्यात होता है उनके रिकॉर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तीसरी, चौथी, दूसरी या प्रथम? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरी। बात उद्योग की आ रही है, ठीक है, तो उद्योग की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता किसको दी गई थी? कृषि को दी गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना इसमें उद्योग को दी गई थी, उद्योग को दी गई थी, और इसी के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना भी की गई थी। और यह अधिनियम, यह आयोग कब आया था? यह अधिनियम आयोग आया था 1956 में। यह अधिनियम 1956 था, ठीक है, जिसमें क्या था कि भारत सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या करना था? एक वैधानिक निकाय था, भारत सरकार द्वारा स्थापित यह एक वैधानिक निकाय था जो 1956 में स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय मुंबई है। चलिए नेक्स्ट है गिल्ड एड्स बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एड्स बाजार का संबंध किससे है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या शस्त्रों के व्यापार से? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से गिल्ड्स एड्स का संबंध होता है। गिल्ड्स एड्स ये बाजार का संबंध कम जोखिम वाली प्रतिभूतियों से होता है, ठीक है, कम जोखिम वाली जो प्रतिभूतियां होती हैं, इनका संबंध किससे होता है? गिल्ड एड्स से होता है। इनमें होता क्या है कि ये सरकारी प्रतिभूतियों को इसमें शामिल किया जाता है, और ये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं, इनका क्रय और विक्रय किया जाता है, क्रय और विक्रय किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। योजना आयोग, योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। उसी को 2015 में इसका नाम बदलकर इसका नाम क्या किया गया? नीति आयोग रखा गया, जिसके प्रधान कौन होता है? जिसके प्रधान होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इस नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? 2015 में नरेंद्र मोदी जी बने थे,
ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, सही उत्तर का चयन करें। इसमें बताना है सही उत्तर कौन सा होता है। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। या 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह है। या फिर वे सभी जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं राज्य विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं और पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह योग्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 21 वर्ष की आयु के लिए जो होता है पंचायती राज सदस्य के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, ये लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट है, कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निश्चय है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के तहत। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन तय करेगा, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित ही ये जो प्रमाण है ये प्रस्तावित किया जाएगा कि यह मतलब लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे उनके द्वारा जो हस्ताक्षर होंगे इस विधेयक पर, उसी से ही ये बताया जाएगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृति के लिए किसके पास जाते हैं, राष्ट्रपति स्वीकृति के बाद ही ठीक है धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक घोषित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है। तो उत्तर है 60 दिन। जैसे कि कोई भी संसद है वो सदन की अनुमति के बिना ठीक है 60 दिन तक लगातार ठीक है या इसकी अधिक समय तक किसी भी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो वो जो पद है वो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व या स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और सरकार स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये क्या है, विधि के शासन के प्रमुख लक्षण है। जबकि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 से कनाडा का संविधान। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय संविधान ज्यादातर प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं और 1935 अधिनियम में लगभग 200 धाराओं को उसी तरह और थोड़ा संशोधन करके ठीक है संविधान में क्या करा था, जोड़ा गया था, जिसमें से अखिल भारतीय संघ की स्थापना और स्वतंत्र एवं अखंड न्यायालय, प्रांतीय एवं केंद्रीय विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये सब भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के से ही संशोधित करके अपने संविधान में लिए गए। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक या इनमें से कोई है या ए और बी दोनों। तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। कैसे होती है, भ्रूण के मेसोडर्म से। रक्त वाहिनियों में जो है ये गाढ़ा और कुछ चिपचिपा और लाल रंग का जो जीवित ऊतक होता है ये। ठीक है, और एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसकी 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ठीक है, 3 भागों का हृदय होता है। किसमें, बंदर, मगर, मछली या मेंढक। तो मेंढक, ऑप्शन नंबर डी मेंढक। ठीक है, मेंढक जो है ये कहा, ये एम्फीबिया वर्ग का होता है। एम्फीबिया वर्ग का होता है। ठीक है,
और ये जो सभी प्राणी हैं ये कैसे होते हैं, ये उभयचर होते हैं। उभयचर होते हैं मतलब असमतापी होते हैं, ठीक है। ये श्वसन क्लोमो क्लोमो से श्वसन क्लोमो से त्वचा और फेफड़ों द्वारा करते हैं, ठीक है। इनका जो श्वसन है वो क्लोम्स, त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है। और इनमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय, जबकि मनुष्य में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। मतलब मनुष्य का हृदय जो है वो 4 प्रकोष्ठ में होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारी जल एक शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है या फिर ईंधन है। तो भारी जल जो होता है ये मंदक होता है, ठीक है। परमाणु परियोजनाओं के संचालन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये उच्च दाब वाले गुरु जल रिएक्टरों में और नियंत्रक और जो शीतलन होते हैं इसके रूप में, नियंत्रक और शीतलन, ठीक है, शीतलक इनके रूप में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जो पहली बार भारी जल का उपयोग 1961 में बंगाल में किया गया था, ठीक है। बंगाल में जो संयंत्र था उसमें इसका उपयोग किया गया था भारी जल का। नेक्स्ट है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं, श्रेणीबद्ध संयोजक, समानांतर संयोजक, श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजक का संयोग, या प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समानांतर संयोजन। उत्तर हो जाएगा समानांतर संयोजन, ठीक है। घरेलू बिजली के जो तार होते हैं इनको जो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसमें प्रतिरोध और विभवांतर जो होता है समान होता है, और साथ में जो समानांतर क्रम संयोजन से है ये न्यूनतम प्रयोजन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। समानांतर जो क्रम में संयोजन होता है इससे क्या होता है कि न्यूनतम प्रतिरोध जो है वो प्राप्त किया जाता है। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे, डेसिबल से मापी जाती है, ठीक है। साधारण जो बातचीत होती है वो 10 से 20 डेसिबल के बीच होती है, और जो तेज बातचीत होती है वो 20 से 40 डेसिबल, ठीक है। जबकि जो लाउड स्पीकर जो होता है ये 70 डेसिबल, 70 डीबी यानी 70 डेसिबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाओं के नाम और कौन कौन से हैं, जैसे कि झरना है, आंसू है, लहर है, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। सुमित्रा नंदन पंत जी की बात की जाए तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, वीणा है, पल्लव है, गुंजर है, युगांतर, ये सब किसकी हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी अनामिका है, ठीक है, गीतिका, परिमल, ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जबकि बात करें महादेवी वर्मा जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था वो कौन सी थी, यामा, और इसके अलावा रश्मि, नीरजा, इनकी अन्य रचनाएं हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण साध्य गीत यामा। चलिए नेक्स्ट है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दूध का धुला होना इसका मतलब क्या होता है, निर्दोष होना, ठीक है, या निष्कलंक होना, ये क्या होता है, दूध का धुला होना। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें, इसमें से कौन सा सही वाक्य है, तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, या तुम इसका दाम देते तो जाओ, ये गलत है, यहाँ पे भी मात्रा गलत है, ठीक है। इसके दाम
ये भी गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम इसका दाम देते जाओ। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? उनको बताना है कौन सा भिन्नार्थक है। भिन्नार्थक मतलब क्या होता है? वो शब्द जो दिखते तो एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिनकी ध्वनियां बोलने में उनकी ध्वनियां और ध्वनियां जो है लगभग एक से लगती है, जैसे कि अवधि अवधि, ठीक है। अब आप इसका जब उच्चारण करेंगे तो ये इनका जो उच्चारण है वो एक सा होता है, लेकिन लिखने में इनकी मात्राओं में क्या होता है, मात्राओं में अलग होता है, और इनके जो अर्थ होते हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे कि अवधि, इसका अर्थ क्या होता है? काल। पहले अवधि का अर्थ जो है काल या समय है, जबकि दूसरी अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा? अवध क्षेत्र की भाषा, ठीक है, अवध क्षेत्र की भाषा से है दूसरे अवधि का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अनुचर नौकर ये नहीं होगा। आदि अंत ये अलग अलग है। अभिनय नाटक ये भी अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बताना है चंद्रमा का कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है। विधु, शशि, सूत या चांद? तो ऑप्शन नंबर सी, सूत, ठीक है। सूत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सूत का अर्थ क्या होता है? सूत का अर्थ होता है सारथी, ठीक है, सारथी होता है। जबकि विषु, शशि और चांद ये तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन किंग, विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम? ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ये द गोल्डन बर्ड ये जो है ये सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखी नहीं हुई है, जबकि ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम ये तीनों ही सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। जबकि द गोल्डन बर्ड जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है ग्रिम ब्रदर्स, ठीक है, इसके लेखक ग्रिम ब्रदर्स हो जाएंगे। और एक चीज और है जो इसमें सिमिलर है, ये जो पुस्तक है द ब्रोकन विंग ये तो सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है, लेकिन जो इसी नाम के शीर्षक द्वारा, ठीक है, द ब्रोकन विंग जो नामक शीर्षक है ये खलील जिब्रान जो है इन्होंने भी इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक है। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। जबकि ओडिशा से संबंधित कौन सा है? ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। कर्नाटक का है यक्षगान, और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि ये जो है हमारे वायुमंडल में लगभग 78% जो है, सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? मीथेन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन होती है, सीएफसी होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ये है ग्रीन हाउस गैस। और एक और कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी, जीवीय और अजीवीय, पौधे और आकार, घास पात और सूक्ष्म जीव। इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा? पारितंत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम। इसके दो मूल घटक कौन कौन से हैं? जीवीय और अजीवीय, ठीक है। 1935 में टांसले द्वारा जो है इसकी टांसले द्वारा इकोसिस्टम की जो है संकल्पना दी गई थी, ठीक है। और इन्होंने जो दो मूल घटक दिए थे वो कौन से थे? अजैविक और जैविक, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? बताना है पोर्ट ब्लेयर राजधानी। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है, ठीक है। और ये
जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ये दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। आपने देखा होगा भारत, और यहाँ पे ऐसे कुछ बिंदी जैसे बने हुए आपके मैप में नजर आते हैं। यही क्या है, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ऐसे भारत बना हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये साइड में आपको ऐसे दिखता है, तो ये क्या है, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप है, ठीक है, उसके पूर्वी तट पर स्थित है। और ये जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा, अंडमान निकोबार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? वानुआतु, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या सोलोमन द्वीप समूह। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं कि मैरीबर्ड लैंड और वीर तवील ट्राइंगल, ठीक है, वीर तवील ट्राइंगल, ये पृथ्वी पर दो भूमि क्षेत्र ऐसे हैं, ठीक है, मैरी बेर्ड लैंड पहला, ठीक है, और दूसरा है कौन सा, वीर तवील ट्राइंगल। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर, ठीक है, ये देश का कोई भी देश जो है इस पे स्वामित्व नहीं दे सकता, मतलब इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और मैरीबर्ड लैंड ही का जो एक हिस्सा है, ठीक है, क्या है, अटलांटिका इसका एक हिस्सा है जो दूरस्थ, इतना दूर है कि दुनिया का कोई भी देश पे दावा ना के बराबर कर सकता है, ठीक है, या नहीं कर सकता। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 10, 22, 12 या 9? तो उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, आर्टिकल 80A राज्यसभा में कि 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत या अधिकार प्राप्त है जो साहित्य के हो, ठीक है, साहित्य हो या कला हो या विज्ञान हो, ठीक है, या समाज सेवा हो, इनके इस क्षेत्र से जो अनुभव प्राप्त है, इनको इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है? ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से एक और प्रक्रिया ली गई है, काहे की? डीपीएसपी की। ठीक है, डीपीएसपी भी जो है आयरलैंड से ही इसकी प्रथा ली गई है। चलिए नेक्स्ट है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या कैलाश? तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर। दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा गुफाओं, मतलब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में यह स्थित है, और ये 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों द्वारा, जो राष्ट्रकूट राजा थे, कौन थे वो? राजा कृष्ण प्रथम, इनके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर। तो कौन सा राज्य जो पंचायती राज जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल। ठीक है, और 24 अप्रैल 2022 को ही जो पंचायती राज दिवस हुआ था, इसमें जम्मू कश्मीर का जो सांबा जिला जो है, सांबा जिला, ठीक है, सांबा जिला, इसका जो पल्ली गांव, कौन सा था? पल्ली गांव जो है, ठीक है, ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित हुआ है। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया था। 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट है, बागशीर क्या है? पनडुब्बी, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम या विमान वाहक पोत? तो ऑप्शन ए, बागशीर जो है यही पनडुब्बी है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 जो है, ये भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी है। ठीक है, छठी और आखिरी पनडुब्बी है। ठीक है, जिसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के कन्होजी एग्रीगेट बेसिन में 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बागशीर का नाम सैंडफिश, जो बागशीर है इसका नाम जो है सैंडफिश के नाम पे, ठीक है, रखा गया है, और जो कि हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली जो शिकारी प्रजाति की जो मछली होती है, उसी के नाम पर बागशीर रखा गया।
और पांचों और कौन सी है, तो उसमें से है आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी खंडेरी और आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, ठीक है, ये क्या है ये, और आईएनएस बागीर, और छठी कौन सी है, आईएनएस बागशी, ठीक है। ये 6 पनडुब्बियां हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनी है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? बनारस हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया, और कब किया गया? इस फाउंडेशन की जो अध्यक्षता है वो वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या है, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, ठीक है, उनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए क्या किया जाएगा, मतलब मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, रामपुर, रामपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में अप्रैल 2022 में सरकार के प्रयास द्वारा क्या किया गया, पंचायत पटवई में भारत का पहला, कहां पे किया गया, पंचायत पटवई, पंचायत पटवई पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है, ठीक है, उसी के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में लगभग 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ या नडाबेट? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नडाबेट, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में गुजरात के एक नटाबेट भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का क्या किया, लोकार्पण किया था, ठीक है। ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, ठीक है। नटाबेस क्या है, गुजरात के बसान कांडा जिले में, कहां पर स्थित है, बताया था ना, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जिला है बनास कांठा, ठीक है, उस जिले में इसकी स्थापना की गई जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? ग्वालजारा, मैड्रिड, बिलिसी या कोनार्की? तो उत्तर हो जाएगा ग्वालजारा। ग्वालजारा जो है इसे अप्रैल 2022 में मैक्सिको के ग्वालजारा शहर, ये मैक्सिको है, मैक्सिको में स्थित है ग्वालजारा शहर, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल, ठीक है, इसके रूप में नामित किया गया है, ठीक है। और ये जो यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल प्रोग्राम जो है ये कब से शुरू किया? ये यूनेस्को द्वारा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो पहला शहर जो था, जो पहला WBC शहर मतलब वर्ल्ड बुक कैपिटल, उसे मैड्रिड स्पेन में नामित किया गया था। जो पहला था वो मैड्रिड स्पेन में नामित किया गया था, ठीक है। और 2022 में ग्वालजारा को नामित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि एक वर्ष के मतलब अंदर जो पुस्तकों को बढ़ावा देना, ठीक है, और पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए इन शहरों को जो है मान्यता दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 अप्रैल 2022 को क्या है, दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसका नाम क्या है? बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ठीक है, रेडियो स्टेशन, बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ठीक है। ये क्या है, ये
बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ये बनासकांठा जिला, ठीक है, सरकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित इसको किया गया, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया। वे कौन थी? वीणा पाणी मोहंती का निधन हुआ। ये क्या थी? लेखिका थी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या राजनीतिज्ञ? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वीणा पाणी थी मोहंती, ये एक लेखिका थी। इनका निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 2022 को इनका निधन हो गया। और इनका जो उड़िया साहित्य था, ठीक है, उड़िया साहित्य, ये एक कथा साहित्य, ठीक है, इसमें इसका उत्कृष्ट योगदान था। इनके द्वारा जो रची गई कहानी संग्रह है वो क्या नाम है उसका? पाठ देई, ठीक है, इन्हें, और इन्हीं को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन थे? तो देश के पहले नागरिक नरेंद्र मोदी, ठीक है। लता दीनानाथ पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले जो नागरिक थे वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया? छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। सांस, कर्नाटक के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को बेअसर करने के लिए, ठीक है, सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही अभियान यानी कि सांस अभियान को शुरू किया, ठीक है। जो इस अभियान में क्या है कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं इनका निमोनिया को पता लगाना, ठीक है, और इसके प्रति जागरूक करना, यह इस सांस अभियान का उद्देश्य है। अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो क्वार जो जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है? सिंधु, झेलम, रावी या चिनाब? तो ऑप्शन नंबर डी, ये चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट की क्वार बिजली परियोजना का निर्माण करवाया गया, ठीक है। और इसमें जो राशि लगी थी वो 4512.12 करोड़, ठीक है, इसमें निवेश किया गया। और ये जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में, कहाँ पर है? सॉरी, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। और इस परियोजना को मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो, डॉक्टर सिंधिया, टोसिन जम्बिना, अर्देसिरा बीके दुर्वास या चारुदत्त मिश्रा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर डेविस एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया। ये जीव विज्ञान, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने क्या है? ब्रॉडकास्टर भी हैं, ठीक है। इन्हें क्या दिया गया? संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड है ये इन्हें, इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, दिया गया। और ये पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पुट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है। सो थैंक यू क्लास, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। हम मिलेंगे अगले सेट में, तो कैसा लगा आपको हमारा क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।